गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि किसी मॉलिक्यूल पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उस मॉलिक्यूल का पॉलराइजेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं, और ये अपन ने फार्मूला लिखा था। उसके लिए अपन ने फार्मूला भी डिराइव किया था, आप सब लोगों ने देखा था। अब देखिए, पिछले वीडियो में ही हमने बात की कि मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल है और उस पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी या कितनी होगी, उसे अपन ने एक फार्मूला से दिया था और वो अपन ने लिखा था म्यू बराबर अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू वाइब्रेशनल डॉट टी डॉट म्यू वाइब्रेशनल डॉट टी डॉट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। ये फॉर्मूला अपन ने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। क्लियर। अब देखिए, इस फॉर्मूला में अपन को पता है कि ये जो मेरा टर्म होता है ये अपन को किसके बारे में बताता है, पॉलराइजेबिलिटी ड्यू टू इंटरनल मोशन। क्लियर। ये जो पार्ट है इस फॉर्मूला का, ये अपन को बताता है पॉलराइजेबिलिटी ड्यू टू इंटरनल मोशन, और ये जो पार्ट है इस फॉर्मूला का ये अपन को बताता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में अपन ने बात की थी, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल, मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल है वो ऑलरेडी वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है या वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी पॉलराइजेबिलिटी पे क्या असर होगा, क्योंकि अपन ने देखा है कि मॉलिक्यूल का ओवरऑल वाइब्रेशन या रोटेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट रेडिएशन कितना गिर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। साथ ही इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल पहले से कितना वाइब्रेशन या रोटेशन कर रहा है। उसकी वजह से उसकी पॉलराइजेबिलिटी में चेंज आएगा। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के मोशन करने से पॉलराइजेबिलिटी में चेंज नहीं आता है तो उसकी रेट ऑफ पॉलराइजेशन 0 होगा, या रेट ऑफ पॉलराइजेबिलिटी बोलो कितनी होगी, 0। और उस केस में मॉलिक्यूल उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ मोशन करेगा जितनी की उसकी ऊपर गिराने वाली इंसिडेंट लाइट की है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल के मोशन करने से उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉलराइजेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब मॉलिक्यूल जो भी मोशन करेगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ मोशन करेगा, वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ मोशन करेगा जितनी फ्रीक्वेंसी की उस पे इंसिडेंट रेडिएशंस डाली जाएंगी। क्लियर। और यदि मॉलिक्यूल के मोशन से उसके चेंज ऑफ पॉलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब बीटा विल बी 0। क्लियर। और बीटा का मतलब 0 बोलो क्या हुआ, नो चेंज इन पॉलराइजेबिलिटी। क्या लिख सकते हैं अपन, नो चेंज इन पॉलराइजेबिलिटी ड्यू टू मोशन। ये लिखेंगे अपन कि मान लीजिए मॉलिक्यूल है, उसको मोशन कर रहा है और मोशन की वजह से उसके पॉलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इस वाले फॉर्मूला में जो टर्म बीटा है ये अपनी बोलो क्या हो जाएगी, 0। और बीटा 0 का मतलब हो गया कि उसकी पॉलराइजेबिलिटी में मोशन की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये मोशन वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है या बोलो क्या हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। क्लियर।
तो अब जब बीटा 0 हो जाएगा तो इस वाले फॉर्मूला को देखो अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे म्यू बराबर, अब ये वाली टर्म पूरी बोलो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि बीटा क्या है 0। तो यहां से बोलो कौन बचेगा, अल्फा नॉट डॉट ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी। क्लियर, अपना ये वाला फॉर्मूला आ गया। कब आया, जब मॉलिक्यूल में मोशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता है, उस कंडीशन में बीटा बोलो क्या हो गया 0। और अपना जो फॉर्मूला था वो बोला अपन कैसे देंगे, म्यू बराबर अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई म्यू टी, और इससे अपन बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। अपन ने पहले पढ़ा हुआ है रेले स्कैटरिंग के बारे में। तो यदि मॉलिक्यूल में मोशन की वजह से पॉलराइजेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होता तो फॉर्मूला होगा ये, और इसको अपन क्या बोलेंगे, रेले स्कैटरिंग। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है, मैं दोबारा सुने मैं क्या बोल रही हूं, कि अगर मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है तो बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल जब मोशन करेगा तो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना ही आना चाहिए। इधर उसकी डायरेक्शन में चेंज आए या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आए, लेकिन चेंज होना चाहिए उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी। तो अगर बीटा 0 है तो जो अपना इफेक्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रेले स्कैटरिंग। और बीटा यदि नॉट इक्वल टू 0 है तब जो इफेक्ट होगा उसको अपन बोलो क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। तो रमन स्कैटरिंग के लिए बीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल में मोशन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन कोई कुछ ना कुछ जरूर उसका चेंज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वही मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा जिसमें वाइब्रेशन या रोटेशन मोशन से पोलराइजेबिलिटी में बोलो क्या होगा, चेंज। अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा उसको अपन ने पिछली बार बात की थी, एलिप्सॉइड कर्व से अपन उसको दिखाते हैं। एलिप्सॉइड कर्व अपन ने पिछली बार बनाया था, मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ। देखिए अभी मैं इसको रब कर रही हूँ। पिछली बार उसकी अपन ने बात की कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना चेंज होगा मोशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी में, उसको अपन ने डिनोट किया था बोलो किससे, एलिप्सॉइड से। क्लियर, और ये अपन ने बात की थी, ये बोलो क्या होती है इसकी मेजर एक्सिस, और ये बोलो क्या होती है माइनर एक्सिस। और जो माइनर एक्सिस होती है वहां पे अपन ने कहा था मोर पोलराइजेबिलिटी। क्लियर, और मेजर एक्सिस में अपन ने कहा था लेस पोलराइजेबिलिटी, ये अपन ने बात की थी। और एक बात और अपन ने की थी कि ये कभी भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये केवल पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जिधर माइनर एक्सिस होगी उधर पोलराइजेबिलिटी क्या होगी ज्यादा, और जिधर मेजर एक्सिस होगी वहां पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी कम। क्लियर, अब मॉलिक्यूल में कितना पोलराइजेशन होगा उसको अपन ने इसे एलिप्सॉइड कर्व से दिखाया था। और अगर मॉलिक्यूल मोशन करेगा, अपन को पता है मॉलिक्यूल अगर मोशन करेगा तो उसका ओरिएंटेशन भी चेंज होगा। मान लीजिए पहले मॉलिक्यूल ऐसा था, मोशन कर रहा है, और जैसे जैसे मोशन कर रहा है वैसे वैसे इसका ओरिएंटेशन बोलो क्या होगा, चेंज होगा। तो पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन कहाँ ज्यादा होगा ये देखने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं H2O मॉलिक्यूल का। देखिए एक बात मैंने आपको पहले ही समझाई है कि अगर मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है तो मोशन की वजह से या तो उसके पोलराइजेबिलिटी के मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन में चेंज आना ही आना चाहिए। तो देखिए, और किसी भी मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन के मैग्नीट्यूड को अपन दिखाते हैं उसकी साइज से। जैसे देखिए मैं बनाती हूँ आपके सामने 2 एलिप्सॉइड बनाती हूँ, एक मैंने बनाया ये और एक एलिप्सॉइड मैंने आपके सामने बनाया ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेम चीज, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस। अब ये वाली जो डायरेक्शन है
ये मेरी बोलो क्या है, माइनर एक्सिस। क्लियर। और माइनर एक्सिस मुझे ये बताती है कि इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन बोलो क्या है, ज्यादा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जब उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसको अपन दिखा रहे हैं बोलो किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। और मैग्नीट्यूड को हमेशा साइज से अपन दिखाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, छोटी साइज इसका मतलब मोर पोलराइजेशन। क्लियर। और बड़ी साइज का मतलब वहां पे पोलराइजेशन क्या होता है, लेस। तो ध्यान में रखेंगे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बात अलग है। मेजर एक्सिस पे अपन ने कहा लेस पोलराइजेशन होगा उस डायरेक्शन में, माइनर एक्सिस का मतलब मोर पोलराइजेबिलिटी होगी उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मुझे मैग्नीट्यूड को दिखाना है तो फिर मैं किससे दिखाऊंगी, उसकी साइज से। छोटी साइज मीन्स ज्यादा मैग्नीट्यूड और बड़ी साइज मीन्स कम मैग्नीट्यूड। क्लियर। मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं आप, छोटी साइज मतलब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा और बड़ी साइज मतलब पोलराइजेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अलग बात, और साइज छोटा बड़ा वो दिखाएगा किसको, मैग्नीट्यूड। क्लियर। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे मोर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे यहाँ पे इसके कंपैरिजन में पोलराइजेशन बोलो क्या होगा, कम। क्लियर। अब देखिए इसको अपन एक वाटर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको ध्यान से देखें आप लोग, देखें वाटर मॉलिक्यूल की वी शेप होती है, सब बच्चों को पता है। और इसमें तीन तरह के इसमें देखो मोशंस होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेचिंग, एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और एक होती है बेंडिंग। क्लियर। इन तीनों को अपन बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और ये अपन ने पढ़ी थी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आप लोगों ने पढ़ा था बोलो। और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में बोलो क्या होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखिए, मैं वाटर मॉलिक्यूल बनाती हूँ और मिडिल वाला जो मैं बनाऊंगी वो मेरी आइडियल कंडीशन है। ठीक है, ये OH ये मैंने थोड़ा सा इसको लंबा कर दिया। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दोनों बॉन्ड एक साथ या तो ऐसे होंगे या दोनों बॉन्ड एक साथ बोलो ऐसे होंगे। क्लियर। इधर की तरफ। तो देखिए, अब देखिए इसको अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए बनाती हूँ, देखें आप। सबसे पहले बीच वाली जो कंडीशन है मेरी नॉर्मल कंडीशन है, मैं इसके लिए एलिप्सॉइड बना देती हूँ। देखिए मान लीजिए मेरा एलिप्सॉइड है यहाँ पे ये। क्लियर। ये मेरी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी इसको। माइनर एक्सिस बोले तो मोर पोलराइजेशन और मेजर एक्सिस बोले तो लेस पोलराइजेशन। क्लियर। अब देखिए जब मॉलिक्यूल ने सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की तो देखिए पहले कंडीशन थी ये। अब इस वाली कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि पहले मॉलिक्यूल ये रहे, देखिए दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कम। जैसे ही सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हुई, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बोलो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली अब यहाँ पे डिस्प्लेस हो सकते हैं। क्लियर। क्योंकि अपन को पता है अब ये जो न्यूक्लियाई हैं इनका इन इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन फोर्स बोलो क्या हो गया, कम। क्योंकि डिस्टेंस बोलो क्या हो गई, बढ़ गई। और डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे इजीली डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं और इजीली डिस्प्लेस हो गए, या मैं बोलूँ ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गए। क्योंकि अब इन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस पे बोलो क्या हो गया, कम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हैं तो बताइए इनका पॉलराइजेशन इजीली होगा या नहीं होगा, होगा। क्योंकि लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड है तो इनका डिस्प्लेसमेंट इजीली हो सकता है। और अगर इनका डिस्प्लेसमेंट इजीली हो सकता है इसका मतलब यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड को जब अपन शो करेंगे तो वहां पे एलिप्सॉइड बोलो कैसा बनेगा, छोटा। क्लियर। तो ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो गया,
मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, इसीलिए देखो मैंने इसको छोटे, पॉलराइजेशन ज्यादा हो गया, इसीलिए मैंने इसको किससे डिनोट किया है, छोटे एलिप्सॉइड से। क्लियर। अब देखिए मैं बात कर लेती हूँ इस वाले की, जहां पे अपन ने क्या शो किया है बोलो, यहाँ पे अपन ने भी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो की है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो दोनों एटम हैं या दोनों जो न्यूक्लियाई हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बोलो क्या हो गई, कम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए, ज्यादा। और यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो गए अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे ये इजीली माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। और इजीली माइग्रेट नहीं कर सकते, इसका मतलब यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या हो गई, कम। और कम हो गई तो बोलो एलिप्साइड, जो एलिप्सॉइड में बनाऊंगी उसका साइज बोलो क्या होगा, बड़ा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो छोटा एलिप्सॉइड मीन्स ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, और बड़ा एलिप्सॉइड मीन्स वहां पे पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या हो गई, कम। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं, अब अपन बात करते हैं बेंडिंग की। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई, अब मैं बात कर लेती हूँ बेंडिंग मोड की। देखिए बेंडिंग में देखिए, पहले मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल कितने पे था, 180 डिग्री पे, ठीक है। उस टाइम जो इसका एलिप्स बना, मान लो, जो मैं उसको ऐसे डिनोट कर देती हूँ, ठीक। अब देखिए जब ये मॉलिक्यूल बेंड होगा तो दो तरीके हैं इसके पास में, या तो बेंड हो H ऐसे, और या फिर ये बेंड हो जाए बोलो, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इसके बेंडिंग मोड दिखाए हैं। अभी पहले मैं इन दोनों की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे 180 डिग्री पे था तो मैंने इसका एलिप्सॉइड बना दिया है। थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ इसको, देखिए अब देखिए पहले मॉलिक्यूल था ऐसे, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल पहले ऐसे था। अब ये बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, और जब ये बेंड होगा तो आप देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये, यही मेरी बॉन्ड एक्सिस, और इस बॉन्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन इजीली बोलो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस। लेकिन जैसे ही ये बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, बेंड होगा, अब देखिए ये रही मेरी एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन देखें इधर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसकी बजाय, पहले जब इलेक्ट्रॉन 180 पे थे, ये लो 180 पे थे, उसकी बजाय जब इलेक्ट्रॉन बेंड, ये जब इस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली नहीं होगा। ये मेरी बॉन्ड एक्सिस है, और इसके रेस्पेक्ट में देखिए जब ये इस कंडीशन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली नहीं होगा, और इजीली नहीं होगा तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो गई, इसका मतलब मैं इसको किससे डिनोट कर दूं, बड़े एलिप्सॉइड से। क्लियर। अब देखिए मैं बात करती हूँ इसकी, इन दोनों की बात करती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मेरी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, जब ये इस तरीके से बेंड होंगे तो यहाँ पे बोलो क्या होती जाएगी, कम। अब देखिए जब ये वापस यहाँ पे बोलो क्या है, मैक्सिमम। अब ये बेंड होगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे फिर देखिए पहले मैं ये लेके चलती हूँ, यहाँ पे मेरी पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या है, सबसे ज्यादा। क्लियर। फिर जब ये बेंड हुआ, बेंड हुआ, बेंड हुआ, तो यहाँ पे देखो क्या हो गई, बिल्कुल कम। ठीक है। अब देखिए जब ये वापस ऐसे होगा, पहले ये था यहाँ पे कम हुई, वापस जब ये ओपन होगा बढ़ेगी, 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 और यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब जो ये वाला मेरा जो पोजीशन है, इसकी बजाय जब ये बाहर की तरफ रोटेट होगा तो देखना इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये वाला जो है, इसका पोलराइजेबिलिटी ये वाले से क्या होगा, ज्यादा, लेकिन इससे बोलो क्या होगा, कम। तो मैं इसको कैसे डिनोट कर सकती हूँ, इसका जो एलिप्सॉइड होगा वो मैं थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, छोटा। क्लियर। क्योंकि छोटे का मतलब बोलो क्या होता है, मोर पोलराइजेशन। अब देखिए ये वाला यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम, और यहाँ पे चूंकि धीरे धीरे पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है,
इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इससे कम होगा, इसलिए इसको मैंने बनाया है इससे बड़ा और इससे छोटा। क्लियर। और अब बात कर लेते हैं, बोलो किसकी, अब बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की। और देखिए एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में सब बच्चों को पता है। देखिए मैं बना देती हूँ वाटर के तीनों। ये मेरा नॉर्मल कंडीशन है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में एक मान लीजिए इधर स्ट्रेच होगा तो एक इधर जाएगा, और ऐसे ही मैं ये बना लेती हूँ। देखिए O H और H, तो अगर ये इधर तो ये इधर, तो तीनों कंडीशंस हैं आप लोगों के सामने। देखिए अब जो नॉर्मल वाला है उसका मान लीजिए मैं एलिप्सॉइड बना देती हूँ ये। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये वाली बॉन्ड लेंथ बोलो क्या हो गई, ज्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या हो गया, ज्यादा, इजीली हो गया। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गए, इसका मतलब यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा, इस वाली एक्सिस में। क्लियर। तो ये वाली एक्सिस मेरी बोलो क्या होगी, माइनर एक्सिस, बना दूं इसको, और ये वाली एक्सिस बोलो मेरी क्या होगी, मेजर एक्सिस। क्लियर। और अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे बना देती हूँ। देखिए इसका मतलब इस वाली एक्सिस में मेरी पोलराइजेबिलिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। और ऐसे ही जब मैं इसकी बात करूंगी तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गए, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इजीली हो गया। इसका मतलब मेरी ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस बोलो मेरी क्या होगी, माइनर एक्सिस। क्लियर। लेकिन एक बात देखें आप, चूंकि यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी देखिए डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। और अपन ने यही कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होना है तो या तो उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज आ रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड बोलो क्या है, सेम। इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या होगा, रमन एक्टिव। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि इनके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा था, इसलिए ये वाले जो होंगे ये कैसे होंगे, रमन एक्टिव। बीटा 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे भी बताइए मैग्नीट्यूड जब बेंडिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल में तब भी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा था, इसलिए इसको भी बोलो मैं क्या बोलूंगी, रमन एक्टिव। और यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इसलिए बीटा का मान 0 नहीं होगा, और ये वाला भी कैसा होगा, रमन एक्टिव। तो इसीलिए वाटर के जो तीनों मोड होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो रमन एक्टिव। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।